हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत है। 11वीं कक्षा में पहुंचने पर आपको शुभकामनाएं। इस संकट में कोरोना काल में आपकी जो स्टडी है वो इसी चैनल के माध्यम से जारी रखी जाएगी। अर्थशास्त्र के बारे में मैं आपको बताऊं, यह एक रोजगार से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। रोजगार के बहुत से अवसर इसमें आपको सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में मिलेंगे। इसमें आगे पढ़ाई के भी बहुत से अवसर आपको मिलेंगे। तो आपको मैं आपकी भाषा में इसको सरल करके समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है ये प्रयास आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फिर भी आपके अगर कोई सुझाव या शिकायतें हैं तो वो अपेक्षित हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। धन्यवाद। अध्याय 4 के सेकंड पार्ट में आज हम इस चैप्टर के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं बड़े और जो इससे संबंधित जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वाले उसमें पार्ट में हमने देखा था कि सांख्यिकीय वर्गीकरण क्या है, व्यवस्थितीकरण क्या है, प्रक्रिया क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले चैप्टर में उसमें पार्ट में की। इस पार्ट में अब हम क्या करेंगे, सांख्यिकीय श्रृंखलाओं से क्या अभिप्राय है और विभिन्न प्रकार की सांख्यिकीय श्रृंखलाओं के उदाहरण दीजिए। तो पिछले वाले पार्ट में हमने चर का उदाहरण लिया, हमने जो वर्गीकरण किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है वो सारा हमने किया। तो अब श्रृंखलाएं क्या होती हैं वो हम करेंगे। तो श्रृंखलाएं क्या हैं, सांख्यिकीय श्रृंखलाओं से अभिप्राय आंकड़ों से। अब ये आंकड़े हैं, लेकिन कौन से आंकड़े हैं, जिन्हें किसी क्रम तथा विशेषता के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। अब मान लो किसी क्रम के अनुसार हम आंकड़े तो हमने इकट्ठे कर लिए, ठीक है, अलग अलग वर्गों में भी बांट लिए, लेकिन अब उनको जब हम क्रमानुसार लगाएंगे तो वो क्या बन जाएंगी, श्रृंखलाएं। सांख्यिकीय श्रृंखलाएं। तो सांख्यिकीय श्रृंखलाएं निम्न लिखित दो प्रकार की होती हैं। इनके आगे भी फर्दर डिवाइड किया गया है इनको, लेकिन मोटे तौर पर दो प्रकार की हैं। एक तो व्यक्तिगत श्रृंखला, ठीक है, जिसमें कोई आवृत्ति नहीं होती, और दूसरी होगी आवृत्ति वितरण श्रृंखला। तो पहली है हमारी व्यक्तिगत श्रृंखला। व्यक्तिगत श्रृंखला क्या है, व्यक्तिगत श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें प्रत्येक इकाई का अलग अलग माप प्रकट किया जाता है। जैसे 11वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा सांख्यिकी में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर इसको भूल जाएं, सांख्यिकी तालिका विद्यार्थियों द्वारा सांख्यिकी की परीक्षा में प्राप्त अंक, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स। तो अब आपके रोल नंबर हैं, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे ही फिर 7 8। अब इनके मार्क्स लिखे हुए हैं, रोल नंबर 1 के कितने हैं, रोल नंबर 2 के कितने हैं, ऐसे ही 7 के कितने हैं, ये अंक लिखे हुए हैं। ऐसे ही आगे 13 से और 18 तक के यहाँ लिखे हुए हैं। ऐसे ही आगे 19 से लेके और 24 तक के यहाँ लिखे हुए हैं, और 25 से लेके 30 तक के यहाँ अंक लिखे हुए हैं। तो अब हमें पता है ना, अगर एक रोल नंबर के अंक पूछे जाए तो कितने हैं, 30 डायरेक्ट पता चल रहा है। अलग अलग माप पता चल रहा है हर एक इकाई का। 4 रोल नंबर के कितने हैं, 30। ऐसे ही रोल नंबर 22 के कितने हैं, 25। तो हर एक इकाई का माप अलग अलग पता चल रहा है। तो इसको हम कहेंगे व्यक्तिगत श्रृंखला। इस प्रकार की श्रृंखला में आंकड़ों को क्रमानुसार या आरोही तथा अवरोही क्रम में दर्शाया जा सकता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, या तो हम जैसे अभी हमने दिखाया 1 2 3 4 5 रोल नंबर के अनुसार, उसको हम कहेंगे क्रमानुसार, या आरोही, ठीक है, यानी कि छोटे से बड़ा, और अवरोही बड़े से छोटा। इस प्रकार से ये यानी कि जिसके सबसे कम नंबर हैं, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ऐसे भी दिखाया जा सकता है। और ऐसे भी दिखाया जा सकता है जिसके सबसे ज़्यादा नंबर है वो पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो दोनों प्रकार से जब हम दिखाएं उनको तो वो कहेंगे हम आरोही या अवरोही, और सिर्फ क्रम के अनुसार दिखाएंगे। जैसे रोल नंबर हैं वैसे मार्क्स लिख दिए भाई, रोल नंबर 1 2 3 4 जो उनका क्रम है रोल नंबर्स का, उसी के हिसाब से मार्क्स उसके दिखा दिए। दूसरा है आवृत्ति वितरण श्रृंखला। अब आवृत्ति वितरित श्रृंखला आवृत्तियों को दर्शाती है। आवृत्ति क्या होती है, किसी जो तथ्य या आंकड़ा है उसकी पुनरावृत्ति, ठीक है, किसी उसके तथ्य की पुनरावृत्ति जो होती है वो क्या है, आवृत्ति। किसी समग्र में एक मद जितनी बार आती है वह उस मद की आवृत्ति कही जाती है।
आवृत्ति वितरण श्रृंखलाएं भी आगे दो प्रकार की हैं, ठीक है। ये कौन कौन सी हैं देखते हैं। पहली है विविक्त या खंडित श्रृंखला या आवृत्ति व्यूह। खंडित ये हम पीछे कर चुके हैं ना, कि एक जो इकाई है उसका माप दूसरी इकाई के माप से अलग है, उनके बीच में अंतर है, स्पष्ट अंतर है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। विविक्त या खंडित श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें आंकड़ों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्येक मद का निश्चित माप स्पष्ट हो जाता है। विविक्त श्रृंखला या आवृत्ति व्यूह की रचना करने के लिए पद मूल्यों को क्रमबद्ध कर लिया जाता है। क्रमबद्ध का मतलब क्या है, किसी भी क्रम के अनुसार उनको लगा लिया जाता है। इसके पश्चात पदों के सामने पदों की आवृत्तियों को मिलान रेखाओं के द्वारा अंकित करके आवृत्तियों को लिखा जाता है। तो उदाहरण क्या दे सकते हैं हम इस प्रकार से, मान लो 4 विद्यार्थी ऐसे थे जिनके 10 मार्क्स थे। 10 मार्क्स पाने वाले कितने थे? 4। तो हमने पहले एक बच्चा मिल गया, एक उसके वो लगा दिया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इनको जोड़ के हमने लिख दिया 4। ऐसे ही हमने देखा कि 15 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो ये हैं 5। अब 5 के लिए क्या बनाया जाता है, ऐसे तो हम लाइनें लगाते चले जाएंगे तो इसको गिनने में काफ़ी कठिनाई होगी, समय लगेगा। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए, समय को बचाने के लिए क्या किया गया है कि ये 4 लगा के 1 2 3 4 और ऐसे इसको मिला दिया जाता है। तो ये क्या बन गई, तो अब जब ऐसे ऐसे वो बन जाएंगे, समूह बन जाएंगे, तो हमें गिनती करने में बड़ी आसानी रहेगी कि 5, ये तो हमें पता है जहाँ पर ऐसी लाइन लगी होगी वो 5 है, तो जैसे ये 5 और 3 ये हो गया 8, ठीक है। उसके बाद दूसरा है सतत या अविविक्त या अखंडित श्रृंखला या आवृत्ति वितरण। तो इसका मतलब क्या है कि सतत श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें इकाइयों का निश्चित माप संभव नहीं होता, इसलिए इन्हें कुछ सीमाओं के में प्रकट किया जाता है। इन सीमाओं को क्या कहा जाता है? वर्गांतर। तो अलग अलग माप स्पष्ट नहीं हो रहा, तो हम उसको क्या करते हैं? वर्गों की सीमाओं में दर्शा देते हैं। इस श्रृंखला में इकाइयों को वर्गांतरों में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए अभी तक तो ऊपर हमने क्या देखा कि आवृत्तियाँ थी, ठीक है, अलग अलग इकाई के अलग अलग माप स्पष्ट थे, ठीक है, और उनमें अंतर भी था स्पष्ट, वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन ये जो श्रृंखलाएं हैं इसमें अलग अलग माप संभव नहीं होता, वो किसी न किसी प्रकार से जुड़ी होती हैं। तो इसलिए इनको वर्गांतरों में दिखाया जाता है, वर्गों में दिखाया जाता है, कुछ सीमाओं में दिखाया जाता है। यहाँ पे उदाहरण देखिए, इस तालिका का नंबर भूल जाइए, ठीक है। ये आपने जब आप उसमें लिखोगे अपनी कॉपी में, तब भी ये तालिका नंबर ये नहीं लिखना है, सिर्फ तालिका सतत श्रृंखला या आवृत्ति वितरण। तो इसमें अंक दिखाए गए हैं और मिलान रेखाएं हैं, और इन मिलान रेखाओं से जैसे 10 से 15 में कितने हैं? 4, 15 से 20 में कितने हैं? 5, 20 से 25 में कितने हैं? 8। तो इस प्रकार से ये 10 से 15 में है, ठीक है। 10 और 15 के बीच नंबर पाने वाले कितने हैं, या वो जो इकाइयाँ हैं वो कितनी हैं? 4 है। 15 से 20 के अंदर पाने वाले अंक कितने हैं? 5 है। तो इसमें 14.5 अंक भी हो सकते हैं, उसमें 15.5 अंक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। 16.2 अंक भी हो सकते हैं, 16.8 अंक भी हो सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी इनके बीच में अंक हो सकते हैं। तो ये है हमारी सतत, जो टूटे नहीं, लगातार चल रही है, उनके बीच में अंतर नहीं है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो उन्हें हमें वर्गों में दर्शाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हमारा है आवृत्ति वितरण 5 प्रकार का होता है। तो अब हम आवृत्ति वितरण पर पहुंच चुके हैं, ठीक है, और ये भी आगे 5 प्रकार का है। देखो ना, आगे से आगे क्लासिफिकेशन तो आपको ये प्रैक्टिस से ही आएगा जब आप क्वेश्चंस को निकालोगे। तो आवृत्ति वितरण के 5 प्रकार क्या है? ये देखो, अपवर्जी या असम्मिलित। अब इसका मतलब क्या है, अभी देखेंगे। समावेशी या सम्मिलित। तीसरी है खुले सिरे वाली या निर्वत मुखी श्रृंखला। चौथी है संचयी आवृत्ति श्रृंखला, और 5वीं है मध्य मूल्य आवृत्ति। अब आते हैं हम पहली पे, अपवर्जी या असम्मिलित। अब इसको समझना थोड़ा आसान है। असम्मिलित
अपवर्जी श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा होती है। इसे अपवर्जी या असम्मिलित इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक वर्ग की आवृत्ति में उस वर्ग की ऊपरी सीमा की आवृत्तियों को शामिल नहीं किया जाता। असम्मिलित का मतलब क्या है भाई, कुछ शामिल नहीं किया जाएगा। इस सीधा सा जो इसका आप अर्थ समझ सकते हो वो ये है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो क्या छोड़ दिया इन्होंने, उस वर्ग की जो ऊपरी सीमा से संबंधित इकाइयां हैं वो उस वर्ग में न लेकर अगले वाले वर्ग में ली जाएंगी जिसकी वो निचली सीमा है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं, वहाँ से आपको ये सही समझ में आएगा। ये अपवर्जी श्रृंखला है, इसमें आप देखिए 10 से 15 है, तो इसकी लोअर जो सीमा है वो क्या है 10, अपर क्या है 15। अब अगले वाले की ये जो अपर थी वो क्या बन गई लोअर, 15 से 20। ऐसे ही ये 20 ये अपर थी लेकिन यहाँ पर ये लोअर बन गई। तो अब ये जो पहला अगर हम अपना वर्ग लें 10 से 15, तो इसमें सिर्फ 10 से लेकर 14 तक के अंक पाने वाले विद्यार्थियों को शामिल किया जाए। ठीक है, तो वो 4 विद्यार्थी हैं। लेकिन जो 15 मार्क्स वाले हैं वो 10 से 15 में न लेकर उस वर्ग में लेंगे जिसकी वो निचली सीमा बनती है, तो यानी कि 15 से 20 वर्ग। ऐसे ही 20 से जो 15 से 20 है, तो इसमें जो 20 से संबंधित आवृत्तियां हैं वो इसमें न लेकर किस में ली जाएंगी, जोन से वर्ग की ये निचली सीमा है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, असम्मिलित या अपवर्जी। दूसरी है समावेशी या सम्मिलित, इसका बिल्कुल उल्ट, समावेशी या सम्मिलित श्रृंखला। तो समावेशी श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें किसी वर्ग की सभी आवृत्तियां शामिल होती हैं, अर्थात एक वर्ग की ऊपरी सीमा का मूल्य भी उसी वर्ग में शामिल होता है। इस श्रृंखला में एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा के बराबर नहीं होती, यानी कि उनमें परिवर्तन उनमें अंतर होता है। ठीक है, अब वो अंतर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वह उससे कुछ अधिक होती है। यह अंतर 0.1 से लेकर 1 तक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए 10 से 14 और अगला वर्ग क्या बना 15 से 19, तो इनके बीच में अंतर कितना है 1 का। ठीक है ना, तो ये 1 का भी हो सकता है, 0.1 से लेकर और 1 तक हो सकता है ये कोई भी अंतर इनके बीच में, एक वर्ग और दूसरे वर्ग के बीच में। ठीक है, एक वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा के बीच में अंतर होगा 0.1 से लेकर 1 तक का। अब इसको समझें कैसे, देखो 10 से 14 में 10 से लेकर 14 तक की आएंगे। ठीक है, 14 भी यहीं शामिल किया जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सम्मिलित। ऐसे 15 से 19, तो 15 से लेकर 19 तक की सभी जो इकाइयां हैं वो इसी में शामिल की जाएंगी, वो आगे नहीं ले जाएंगे। 20 वाले में तो लेके नहीं जा सकते, 15 से 19 है, तो अगर हम 19 को छोड़ दें, 20 में वो शामिल नहीं होगी, तो वो कहाँ जाएगी, वो तो इकाई हमारी ऐसे कैसे रह जाएगी, तो वो कहीं भी शामिल नहीं हो पाएगी। इसलिए एक वर्ग की निचली सीमा और ऊपरी सीमा से संबंधित जितनी भी वो मदें हैं वो इसी में वर्गांतर में शामिल की जाएंगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम समावेशी श्रृंखला को अपवर्जी श्रृंखला में परिवर्तित कर सकते हैं, तो इसका उत्तर है हाँ। कैसे, जो भी अंतर है उसको आधा कर लीजिए। अब यहाँ पे कितने का अंतर था, 1 का, इसका आधा हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 0.5 आ गया, आधा हो गया 1 का। तो अब 0.5 को हम क्या करेंगे, निचली सीमा में से निकाल देंगे और ऊपरी सीमा में जोड़ देंगे। तो पहले ये 9 से कितने थे 14, तो जब हम 10 से 14 थे ना ये पहले, तो इसमें से जब 0.5 निकालेंगे तो 9.5 तो निचली सीमा बन गई, और जब 14 में 0.5 जोड़ेंगे तो ये कितनी बन गई 14.5। अब ये कौन सा अगला वर्ग हमारा 15 से 19 था, इसमें से 0.5 निकालेंगे तो क्या बनेगा, 15 से 19 में से 15 में से 0.5 निकालेंगे तो 14.5, और 19 में जब 0.5 जोड़ेंगे तो 19.5। अब देखो जुड़ गए ना, ये 14.5 इसकी ऊपरी सीमा थी और इसकी अब निचली सीमा बन चुकी है। तो ये बन चुकी है अब अपवर्जी श्रृंखला, यानी कि एक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निचली सीमा बन चुकी है। तीसरा है खुले सिरे वाली
श्रृंखला या निर्वतमुखी। तो खुले सिरे वाली श्रृंखला या निर्वतमुखी श्रृंखला या ओपन एंड सीरीज वह श्रृंखला है जिसमें प्रत्येक प्रथम वर्ग की निम्न सीमा तथा अंतिम वर्ग की उच्च सीमा नहीं दी होती, यानी कि ओपन छोड़ दी। भाई खुले सिरे वाले क्या है, कोई सिरा उसका नहीं, उस पर सिरा अंत नहीं किया, उसको ऐसे खुला छोड़ दिया, एक तो प्रथम और एक अंतिम। तो इन श्रृंखलाओं में प्रथम वर्ग की निचली सीमा के स्थान पर क्या लिखा होता है, से कम, एवं अंतिम वर्ग की ऊपरी सीमा के स्थान पर क्या लिखा होता है, से अधिक। अब से अधिक तो कितना भी हो सकता है, से कम कितना भी हो सकता है। अब इसका अंदाजा कैसे लगाएंगे आगे देखेंगे। ऐसी स्थिति में प्रथम वर्ग तथा अंतिम वर्ग का वर्ग विस्तार जानना आवश्यक होता है। उदाहरण अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या है, 5 से कम 1, अब 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और ये हो गया 20 से अधिक। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें कितने कितने का, अगर इसको हमें कौन सी सामान्य उसमें वितरण आवृत्ति वितरण श्रृंखला में अगर इसको बदलना है हमें, ठीक है, अपवर्जी श्रृंखला में अगर हमें इसको बदलना है तो कैसे बदलेंगे। वर्ग विस्तार क्या है, 5 का, 5 से 10 5 का, 10 से 15 5 का। तो इसका मतलब कि 5 ही हम इसमें से कम कर देंगे और 5 ही इसमें हम बढ़ा देंगे। तो जब निचली जो प्रथम वर्ग वाला है हमारा, उसमें जब हम 5 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 0 से 5। और जब इसमें 20 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा, 20 से 25। तो इस प्रकार से हम इस श्रृंखला को भी अपवर्जी श्रृंखला में परिवर्तित कर सकते हैं। फिर चौथी श्रृंखला है हमारी संचयी आवृत्ति श्रृंखला, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो संचयी आवृत्ति श्रृंखला वह है जिसमें आवृत्तियों को वर्गानुसार अलग अलग नए रखकर संचयी रूप में जोड़ दिया जाता है, यानी कि उनको जोड़ दिया। संचयी का मतलब क्या होता है, जैसे पहले स्कूलों में बच्चों की सिंचाई का होती थी, तो सिंचाई का मतलब क्या हुआ कि थोड़ी थोड़ी जो आपके जो पैसे हैं वो हर महीने जुड़ते रहें आपके खाते में, तो ऐसे ही वो आपस में जुड़ते रहेंगे। तो उस जोड़ को ही क्या कहते हैं, संचयी। तो संचयी आवृत्ति श्रृंखला, इसमें हम अलग अलग न रखे वर्गानुसार उनको आवृत्तियों को जोड़ते चलते हैं। कैसे करेंगे वो उदाहरण से देखें। तो साधारण आवृत्ति श्रृंखला को संचयी आवृत्ति श्रृंखला में परिवर्तित करने का एक उदाहरण नीचे दिया गया है, देखते हैं। तो हमारे पास ये आवृत्ति दी हुई है, साधारण आवृत्ति श्रृंखला है ये, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, और ये इनकी आगे आवृत्तियाँ लिखी हैं। अब हमें इसको संचयी में बदलना है, कैसे बदलें। अब क्या करेंगे हम, 0 से 10 था ना, 5 से 10, 10 से 15, तो अब यहाँ से ले लेंगे हम 10 से कम वाले, क्या लेंगे, 10 से कम, ये लिख दें हम। तो 10 से कम में क्या है, ये 3 आ जाएंगे, फिर लिख दें 15 से कम। अब 15 से कम में क्या है, 3 तो ये है ही, और 10 और 15 के बीच में कितनी है, 8, तो कितनी बनी, 11, ठीक है। ऐसे ही आगे हम करते हैं, भाई यहाँ पे लिख दें हम फिर 20 से कम। अब 20 से कम में क्या है, 20 से कम में 11 तो थी पहले, ठीक है ना, 11 तो थी, और 11 के साथ ये 9 और जुड़ गई, 15 और 20 के जो 15 और 20 के जो बीच में है वो 9 और जुड़ गई। तो 20 से नीचे तो ये सारी होगी ना, 20 से नीचे 9, 8 और 11, ये कितनी बन गई, 20, ठीक, 9, 8 और 3, सॉरी 11 में 9, 8 और 3, तो 20 से कम तो ये सारी की सारी है ना, तो ये सारी की सारी जुड़ के कितनी बनी, 20। अब मैं कह दूँ 25 से कम, तो 25 से कम तो यहाँ तक की सारी जुड़ जाएंगी, 20 प्लस में 4, और फिर कह दें 30 से कम, तो 30 से कम तो सारी होगी, कितनी है, 24 और 4 28। तो ये है प्रथम विधि जिसमें हम से कम विधि से निकालते हैं। द्वितीय विधि क्या है, से अधिक। अब जब से कम स्टार्ट होगी तो हम शुरू करेंगे कम से, जो सबसे कम संख्या है हमारे पास विद्यार्थियों की, तो यहाँ सबसे कम थी 3, ऐसे फिर हम उसमें जोड़ते चले जाएंगे। तो द्वितीय विधि जो सी है उसमें है से अधिक, तो उसमें हम जितने मैक्सिमम हमारे पास स्टूडेंट्स हैं या मदे हैं उससे हम स्टार्ट करेंगे और उसमें से निकालते चलेंगे। अब जब हम बात कहें कि भाई 5 से अधिक,
तो 5 से अधिक अगर हमने लिख दिया तो 5 से अधिक तो ये सारे हैं भाई, 5 से अधिक तो ये 10 वाले भी हैं, 10 से 15 वाले भी हैं, 15 से 20 वाले भी हैं, 20 से 25 वाले भी हैं, 25 से 30 वाले भी हैं। तो इसका मतलब ये टोटल कितने 28। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 से अधिक कितने हमारे पास 28। अब 10 से अधिक, अब 10 से अधिक जब हम कह रहे हैं तो 10 से अधिक में इससे निचले वाले तो छूट जाएंगे, कितने थे 3, तो 28 में से 3 गए 25। ऐसे ही फिर 15 से अधिक, तो 15 से अधिक यहाँ तक हम इस पर पहुँच गए। और 15 और 20 के बीच में कितने 8, तो वो निकाल दो इसमें से 25 में, जब 17 बच गए। ऐसे ही 20 से अधिक, तो 20 से जो कम वाले हैं उनको निकाल दो, तो वो कितने हैं 20 से अधिक वालों में से उनको कम वालों को हम निकालेंगे तो 20 से अधिक में जो ये 9 है, 15 और 20 वो तो पहले निकल चुके हैं ना 3 और 8। तो अब ये 15 और 20 के बीच में कितने हैं 9, ये और निकाल दो उसमें से 8 बच गए। और 25 से अधिक, अब जो 25 से अधिक है 25 से कम वाले तो निकालो दो, यहाँ तक तो निकल चुके हैं 4 और निकाल दो उसमें से 8 में से 4 निकालेंगे तो 4। अब आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे कि 20 और 25 के बीच में, 25 और 30 के बीच में कितने 4, तो यही आ गया 25 से अधिक। 25 से अधिक कितने, यहाँ भी 4 दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, 25 से अधिक, और यहाँ पर भी 4 ही आया, तो इसका मतलब आपका कैलकुलेशन सही है। और ऐसे ही संचयी आवृत्ति श्रृंखला को साधारण आवृत्ति श्रृंखला में भी परिवर्तित किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है, अंक से कम, ठीक है, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, तो ये कम वाले दिए हुए विद्यार्थियों की संख्या। तो हम क्या कर सकते हैं, 0 से 10 में कितने 4, 20 से कम 20 विद्यार्थी हैं, तो 10 से 20 के बीच में कितने 20 माइनस 4 यानी कि 16। अब 30 से कम कितने 40, तो 20 और 30 के बीच में कितने बचे 40 में से जो इससे कम वाले हैं वो निकाल दो, 20 हैं, ठीक है ना, 20 निकाल दिया, 20 बचे। अब 40 से कम कितने दिए हैं 48, तो इस ये हमने वर्ग बना दिया 30 और 40, तो 40 से 48 में से 40 निकाल दिया जो पिछली वाली थी, ये कितना है 8। और ऐसे ही 50 से कम, तो 50 है, तो 40 और 50 के बीच में कितने होंगे 50 माइनस 48 यानी कि 2। तो इस प्रकार से हम संचयी आवृत्ति को साधारण में और साधारण को संचयी में बदल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 5वीं हमारी है मध्य मूल्य आवृत्ति, मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। तो मध्य मूल्य वाली श्रृंखला वह है जिसमें वर्गांतर के केवल मध्य मूल्य तथा आवृत्तियाँ दी होती हैं। जैसे यहाँ पे इस उदाहरण में देखें, मध्य मूल्य 5 दे दिया, फिर 15, 25, 35, 45। मध्य मूल्य कैसे निकलता है, लोअर प्लस में अपर बटे में 2, ठीक है, कि जो हमारे वर्ग की लोअर सीमा है, लोअर बाउंड्री है, और जो अपर बाउंड्री है, उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। तो ये 5 कब आया होगा, ये 5 और ये 15, यानी कि 10-10 का गैप है इनके बीच में, 10-10 का गैप है, यानी कि वर्गांतर कितने रहे होंगे 10 के, ठीक है ना, वर्गांतर क्या रहा होगा 10 का अंतर रहा होगा उनके बीच में। तो यहाँ पर क्या 5 कब आया होगा, जब वर्ग होगा 0 से 10। तो जब हम 0 प्लस 10 करेंगे और रखते 2 करेंगे तो क्या आएगा 5। ऐसे ही 15 कब आया होगा, जब वर्गांतर रहा होगा 10 से 20, ठीक है, तो 10 और 20 30 हो गए, 30 को 2 से भाग करेंगे तो 15। ऐसे ही ये और ये निकाल देंगे, ये यहाँ पर निकाला गया है आपका 5, 15, 25, 35, 45, ये आवृत्तियाँ दी हुई हैं। अब हमने वर्ग क्या बना लिया, क्योंकि 10-10 का अंतर है, तो 10-10 का वर्गांतर बना लिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और ऐसे ही जो L लोअर और अपर, उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग हम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगी हमारे पास मध्य मूल्य आ जाता है। और उसी से हम वर्ग कैसे, ये भी 10-10 का है, 0 से 10 ले लिया, तभी तो 5 आया होगा ना। यहाँ पर इसने कैलकुलेट करके दिया गया L1 = 5 माइनस 10 बटे 2, ठीक, तो क्या आ गया 0। तो ये लोअर वो निकाल दी इसने साइड कि जो मध्य मूल्य था उसमें से जो 10 माइनस 2 है वो निकाल के क्या आ गया 0। ऐसे ही 5 प्लस, एक में से माइनस कर रहे हैं एक बार और एक में प्लस कर रहे हैं, तो यानी कि पहले भाई मध्य मूल्य ना, बीच का मूल्य है,
बीच का मूल्य है ना, तो इससे एक तो साइड कम रही होगी, एक साइड ज़्यादा रही होगी, तो इसमें से एक को तो हम माइनस कर देंगे, एक में इसमें जोड़ देंगे, ऊपर जाने के लिए जोड़ेंगे, नीचे आने के लिए घटा देंगे। तो 5 में से -10/2, तो ये कितना है 10/2, 5 में से 5 गए 0, तो यानी कि लोअर साइड हमें पता चल गई 0। ऐसे ही 5 प्लस में 10/2, तो यहाँ पे 5 + 5 = 10, तो यानी कि अपर साइड इसकी पता चल गई 10। तो ये हमारे हैं इस प्रकार से जो बड़े क्वेश्चन है इसके वो कंप्लीट होते हैं। अब आगे हम इसके करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला हमारा आज का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इस चैप्टर का, वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है। तो कठिन, तुलना योग्य है, कठिन, तो सीधी सी बात है, देखो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकते। नहीं भी किसी बच्चे को आए तो कम से कम वो इस बात को समझ सकता है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ों को आसान बनाने के लिए है, उनको सही ढंग से समझने योग्य बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए हम ये पढ़ रहे हैं। तो चीज़ों को कठिन बनाने के लिए नहीं पढ़ रहे, तो ये तो उत्तर हो ही नहीं सकते दो तो इसके। अब तीसरा बच गया, आंकड़ों को सरल, तुलना योग्य तथा आकर्षक बनाना। कुछ चीज़ें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको अपनी रीजनिंग से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो अगर आपका उसका उत्तर नहीं भी पता है तो। दूसरा, एक अच्छे वर्गीकरण के मुख्य तत्व क्या है, व्यापकता, यानी कि जितने भी आंकड़े हैं वो किसी ना किसी वर्ग में शामिल हो जाएं, वो इतना व्यापक होना चाहिए। दूसरा, स्पष्टता तथा सजातीयता, जो आंकड़े एक वर्ग में शामिल किए जा रहे हैं वो एक जैसे होने चाहिए, सजातीयता होनी चाहिए उसमें। अनुकूलता, यानी कि जो वर्गीकरण किया जा रहा है वो हमारे उद्देश्य के अनुसार मेल खाना चाहिए, तो इसका उत्तर क्या बना, उपरोक्त सभी। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, वर्गीकरण की मुख्य विधियां कौन सी हैं। तो वर्गीकरण के हमने 4 आधार लिए थे, भौगोलिक यानी कि स्थान के अनुसार, समय अनुसार यानी कि समय के अनुसार, तीसरा था गुणात्मक और चौथा था संख्यात्मक। तो इसका उत्तर क्या हुआ, ए और बी दोनों। चौथा क्वेश्चन, अपवर्जी श्रृंखला। अपवर्जी श्रृंखला में हमने क्या किया था कि एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा होती है और इसको असम्मिलित श्रृंखला भी कहा जाता है। इसमें एक वर्ग की जो ऊपरी सीमा होती है उससे संबंधित आंकड़े उस वर्ग में न लिखकर उससे अगले वाले वर्ग में लिखी जाती है जिसकी वो निचली सीमा होती है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, खुले सिरे वाली श्रृंखला वह है जिसमें, अब खुले सिरे वाली श्रृंखलाएं कौन सी की थी हमने, ये वो हैं जिनमें ऊपरी और निचली सीमा नहीं दी होती। तो पहले वर्ग की निम्न सीमा नहीं दी होती, दूसरा अंतिम वर्ग की ऊपरी सीमा दी होती है, तो ये गलत है, नहीं दी होती। अगर यहाँ पर होता कि ऊपरी सीमा नहीं दी हुई होती तब ये ठीक होता, तब इसका उत्तर होता ए तथा बी दोनों। लेकिन ये है कि दी हुई होती है, जो कि गलत है, दी हुई नहीं होती। तो इसका उत्तर ओनली ए, पहले वर्ग की निम्न सीमा नहीं दी होती। अगला है छठा क्वेश्चन के मध्य मूल्य ज्ञात करें। तो मध्य मूल्य हम कैसे ज्ञात करते हैं, जो वर्ग की निचली सीमा है प्लस में वर्ग की ऊपरी सीमा और उसको 2 से भाग दे दिया जाता है, तो उसका उत्तर है बी। सातवां क्वेश्चन, अनुमान विधि के अनुसार कौन सा चिन्ह 5 आवृत्तियों को प्रकट कर रहा है। तो यह आपको मैंने बताया था कि 4 तक हम ऐसे लगाते हैं 1 2 3 4, लेकिन आगे अगर हम ऐसे चलते चले गए 5 पे 6 पे 7 पे 8 पे 9 पे 10 पे, तो उसको गिनने में हमें समय लगेगा। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया है, इस प्रकार से जब 5वें पे जाते हैं तो एक लाइन ऐसे लगा दी जाती है, तो ये क्या बन गया, अभी एक समूह बन गया। अब हम इसको देखते ही आसानी से ये बता सकते हैं कि ये 5 है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, ये। ठीक है। उसके बाद है रिक्त स्थान, आंकड़ों के व्यवस्थीकरण द्वारा आंकड़ों को, अब देखो यहाँ पर फिर वही आ गया, सरल व व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करके समझने योग्य बनाया जाता है। दूसरा, किसी तथ्य की वह विशेषता जिसे अब किस में मापा जाता है, संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं, और इसका मूल्य भी बदलता रहता है। जैसे आपका वजन, आपकी लंबाई, ये क्या है, एक चर है, क्योंकि इसको संख्याओं में मापा जा सकता है और ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगी। तीसरा प्रश्न,
वे आंकड़े जिन्हें अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के समय या दौरान संकलित करता है क्या कहलाते हैं? शुद्ध आंकड़े। अब शुद्ध आंकड़े क्या कौन से हैं? शुद्ध आंकड़े वे आंकड़े हैं जो कि जैसे इकट्ठे किए गए हैं वैसे के वैसे हों, ठीक है, या जो संकलित किए गए हैं वे आंकड़े क्या हैं? शुद्ध आंकड़े। जब हम उन शुद्ध आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं तब वो समझने लायक बनते हैं। शुद्ध आंकड़े किसी काम के नहीं हैं, उनसे हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते जब तक कि हम उनको व्यवस्थित नहीं करेंगे, प्रस्तुत नहीं करेंगे। उन शुद्ध आंकड़ों का कोई भी मूल्य नहीं है। चौथा, किसी वर्ग की उच्च तथा निम्न सीमा में अंतर को क्या कहते हैं? वर्ग विस्तार। आगे कुछ परिभाषाएं हैं जो कि आपको चैप्टर समझने में मददगार होंगी। पहला है वर्गांतर या वर्ग विस्तार किसे कहते हैं? तो किसी वर्ग की निचली और ऊपरी सीमा के अंतर को, जैसे 5 से 10, तो ये वर्ग विस्तार कितने का हुआ? 5 का। 5 और 10 के बीच में 5 का अंतर है। मिलान रेखाएं। मिलान रेखाएं क्या है? मिलान रेखाएं सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं जो आवृत्ति की गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं, ठीक है। जो हमने अभी मिलान रेखाएं ये इस तरीके से 3, 4, मान लो कोई आवृत्ति 4 हुई तो 4 लिख दिया, और जब इनको मिला देंगे तो ये क्या बन गई? 5वीं बन गई। आवृत्ति किसी समग्र में एक मद जितनी बार आती है उसे उस वर्ग की आवृत्ति कहा जाता है। मान लो 5 से 10 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं? अगर 5 से 10 नंबर पाने वाले 10 विद्यार्थी हैं तो ये क्या बन गई? 10 आवृत्ति बन गई। वर्ग क्या है? संख्याओं के किसी निश्चित समूह को जिसमें मदें शामिल होती हैं उसको क्या कहते हैं? वर्ग। जैसे 5 से 10, 10 से 15 इत्यादि। अब ये समूह बन गया 5 से 10 का एक। संख्याओं के किसी निश्चित समूह को जिसमें मदें शामिल होती हैं। वर्ग सीमाएं क्या है? प्रत्येक वर्ग 2 संख्याओं के बीच में होता है। ये दोनों संख्याएं वर्ग की सीमाएं निर्धारित करती हैं। एक वर्ग की निम्न तथा ऊपरी सीमा वर्ग सीमा कहलाती है। वर्ग सीमाएं 2 प्रकार की होती हैं, निम्न या निचली, यानी कि ये वर्ग की न्यूनतम या पहली संख्या होती है, और ऊपरी सीमा क्या है? अधिकतम। ये वर्ग की अधिकतम या बाद वाली संख्या होती है। छठा, मध्य मूल्य से आप क्या समझते हैं? तो किसी वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के औसत मूल्य को क्या कहा जाता है? मध्य मूल्य। औसत कैसे निकालते हैं? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका मध्य मूल्य। तो ये आपका चैप्टर 4th चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट। तो इसका जो वीडियो PDF है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगा। धन्यवाद।